हेलो स्टूडेंट्स, 11th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम नियोजन की उपलब्धियों और कमियों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि हम अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण कर चुके हैं। 13वीं पंचवर्षीय योजना क्रियाशील है। 1 अप्रैल 1951 से जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई उनमें अलग अलग योजना अवधियों के अल्पकालीन अलग अलग उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। दीर्घकालीन उद्देश्य जिसके अंदर असमानता, गरीबी निवारण करना, क्षेत्रीय समानताएं लाना तथा रोजगार वृद्धि करना, आधुनिकीकरण करना, ये हमारी योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य रखे गए थे। अब इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्यूह रचना करने के बाद जब हमने योजनाबद्ध विकास के 70 वर्ष लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस योजनाबद्ध विकास की क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां रही, आज के वीडियो में हम इस बात का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यदि हम नियोजन की उपलब्धियों की चर्चा करें तो हमारी राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में हमने वृद्धि की है। राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नियोजित विकास के दौरान हमने अपने सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों में ही वृद्धि की है। प्रति व्यक्ति आय के स्तर को भी हमने बढ़ाया है। यदि हम राष्ट्रीय आय की औसतन वृद्धि देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 2 से 3% की वार्षिक दर पर रहती थी, जिसको हम बढ़ाकर अब हमने 7.5 से 8% वार्षिक आधार पर प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर भी लगभग 3 से 4% के लगभग वार्षिक कही जा सकती है। तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय दोनों का बढ़ा हुआ स्तर इस बात को सूचित करता है कि हमने हमारी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाकर लोग मानवीय गुणवत्ताओं का विकास किया है। लोगों को आय अर्जन के अधिक अवसर जुटाकर हमने उन्हें उच्च जीवन स्तर जीने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही राष्ट्रीय आय को बढ़ाकर भारत को हमने विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए भरसक प्रयास हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में ही इसमें वृद्धि हुई है। उसके बाद में दूसरा देखिए जो उपलब्धि रही, कृषि विकास। कृषि विकास नियोजन की दूसरी उपलब्धि कृषि विकास के रूप में देखी जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की शुरू से ही महत्ता रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान भी कहलाती है। तो कृषि क्षेत्र के अंदर हमने हरित क्रांति, कृषि विविधीकरण, विभिन्न भूमि सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से, मध्यस्थों की समाप्ति के द्वारा, सिंचाई सुविधाओं के विकास के द्वारा, कृषि की नवीनतम तकनीकी विधियों के द्वारा कृषि उत्पादन करने में लगभग हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। अनेक खाद्यान्न फसलें हम अपने देश में ही उत्पादित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम कपास, तिलहन, गन्ना जैसी जो फसलें हैं उनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास भी करते हैं। कृषि उत्पादन की औसतन वृद्धि दर को हमने योजनाबद्ध विकास के दौरान 4% वार्षिक दर से बढ़ाया है। औसतन कह रही हूं मैं, अलग अलग वर्षों में इसकी वृद्धि दर अलग अलग रही है, लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में हमने उन्नति की है। उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयां हरित क्रांति के माध्यम से अपनाए गए, कृषि विविधीकरण किया गया, भूमि सुधार और काश्तकारी सुधार के आधार पर हमने किसानों को उन भूमि का मालिकाना हक दिलवाया है, ताकि कृषि पर वे मालिक बनकर यदि खेती करते हैं तो उत्पादन की गुणवत्ता, कुशलता दोनों ही बढ़ती है और उत्पादकता वृद्धि के साथ ही हमने अपने निर्यातों में वृद्धि के माध्यम से कृषि क्षेत्र में भी विदेशी मुद्राएं अर्जित करने का प्रयास किया है। उसके बाद देखिए यदि हम औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया हमने पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास में हमने भारी पूंजीगत कहे जाने वाले उद्योगों का विकास करके अपने देश की आधारशिला को मजबूत किया है। क्योंकि किसी भी देश के अंदर जब भारी और पूंजीगत उद्योगों का विकास अधिक होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था उतना ही अधिक विकास करती है। तो योजनाबद्ध विकास के पिछले 70 वर्षों में हमने लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी आधारभूत कहे जाने वाले पूंजीगत उद्योगों को विकास करके विदेशी मुद्रा अर्जन करने के प्रयास हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी किए। साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को हमने इसमें मजबूती भी प्रदान की है। उसके बाद में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है। चौथा नियोजन की उपलब्धि को यदि हम देखें, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, पूंजी निर्माण की दर वृद्धि।
दर भी हमने बढ़ाई है, क्योंकि जब लोगों की आय का स्तर बढ़ा है तो बचत बढ़ी है। बचत को जब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम अधिक मात्रा में, जितनी अधिक मात्रा में उनका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उतनी ही पूंजीगत पदार्थों के मूल्य में वृद्धि होती है, या हम कहते हैं पूंजी अनुपात दर जो बढ़ती है। तो लोगों की आय स्तर बढ़ने के साथ ही बचतें बढ़ी है, बचतें बढ़ने के साथ ही विनियोग अधिक बढ़े हैं, और विनियोग बढ़ने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादन अनुपात को आसानी से बढ़ाया गया है। तो योजना काल की एक बड़ी उपलब्धि पूंजी निर्माण दर में वृद्धि के रूप में भी हम देख सकते हैं। उसके बाद देखिए विदेशी व्यापार के आकार और दिशा में परिवर्तन हुआ है। विदेशी व्यापार में वृद्धि के रूप में हम देख सकते हैं उसे विदेशी व्यापार की मात्रा व दिशा परिवर्तन मात्रा लगातार बढ़ी है। आयात बढ़ने के साथ साथ हमने अपने निर्यातों में भी वृद्धि की है। साथ ही पहले भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार इंग्लैंड तक सीमित है। इंग्लैंड और अमेरिका के अलावा अन्य विदेशी जो राष्ट्र हैं उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंध कम देखे जा सकते हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत ने ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, रूस व अन्य जो भी राष्ट्र हैं उनके साथ अपने व्यापारिक संबंध मजबूत किए हैं, जिसके कारण भारत को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनसे मिलने वाली सहायताओं में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा भारत का जब अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संपर्क स्थापित हुआ है तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाएं भी बढ़ी है, और हमारे आयात और निर्यात दोनों की मात्राओं को बढ़ाकर हमने अपने विदेशी व्यापार की मात्रा को भी बढ़ाया है। उसकी संरचना में भी परिवर्तन किया है। पहले हम कच्चे माल का निर्यात करते थे और तैयार माल का लगभग आयात करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमने विकास का मार्ग अपनाया है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास किया है, वैसे वैसे हमने निर्मित माल का अब निर्यात करते हैं हम, और कच्चे माल का लगभग दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया गया उसके माध्यम से हमारे विदेशी व्यापार की मात्रा, संरचना और दिशा तीनों ही रूपों में मूलभूत परिवर्तन जो होने चाहिए थे वे लगभग हुए हैं, और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम मजबूत करने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए आधारिक संरचना का विकास हुआ है। आधारिक संरचनात्मक विकास, आधारिक संरचना का विकास, आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हुआ है भारत में। बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सभी आर्थिक और सामाजिक आधारभूत आधारिक संरचना में गिने जाते हैं। जिस देश में इन आधारिक संरचनाओं का विकास जितना अधिक होता है वो राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित और संपन्न माना जाता है। तो योजनाबद्ध विकास के पिछले 70 से 75 वर्ष जो व्यतीत कर चुके हम, उसमें हमने ऊर्जा शक्ति का विकास किया है। बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार जैसी सुविधाओं में बहुत कुछ वृद्धि करके हमने अपने सेवा क्षेत्र के विकास को भी आगे बढ़ाया है। उसके बाद में देखिए आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियां तीव्र हुई है। आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को भी अपनाया हमने, आधुनिकीकरण किया है। आधुनिकीकरण का अभिप्राय होता है नवीन तकनीकों को अपनाना। योजनाबद्ध विकास के पिछले 75 वर्षों में 70 से 75 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं हमारे। आधुनिकीकरण की विधियां अपनाई हमने, जिसमें पुरानी और परंपरागत घटिया तकनीकों के स्थान पर नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है, ताकि कम लागत में हम अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ा सकें और अपने उत्पादन की गुणवत्ताओं में सुधार ला सके। कृषि में भी यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है और उद्योग धंधों और कारखानों में मशीनों को अधिक स्थान दिया गया है, ताकि हम कम समय और कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन को बढ़ावा दे सके। उसके बाद में शिक्षा का विकास हुआ है। योजनाबद्ध विकास के द्वारा शिक्षा विकास, साक्षरता की दरों में वृद्धि हुई है। पहले भारत में गिनी चुनी मात्रा में ही साक्षरता थी, जिसमें महिला साक्षरता तो न के बराबर थी, महिला अशिक्षा थी। लेकिन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने जब नियोजन काल में शैक्षिक वातावरण को अपनाया है, हम कह सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक किया है। जो विद्यालय छोड़कर जाने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या को कम किया है, तो शिक्षा और साक्षरता की जो दरें हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। अब लगभग हम 73% साक्षरता के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं।
और उसमें पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता की जो दरें हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 80.9% तथा 64.6% रिकॉर्ड तय की गई है। देखिए तो साक्षरता का स्तर लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है और जितनी अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ी है उतना ही अधिक लोगों का ज्ञान बढ़ने के कारण वे नई तकनीकी विधियों को अपना रहे हैं और नवीन तरीकों से उत्पादन कार्य करने में संलग्न है। उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास 90 पॉइंट यदि हम देखें स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विकास हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित हुई है जिसके कारण हमारे यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर का आंकड़ा कम होने के साथ ही मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो भी पहले मृत्यु दर बहुत अधिक मात्रा में होती थी लेकिन अब लोगों को धीरे धीरे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रचुर मात्रा में मिलने लगी है तो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है वे अपनी जन्म दर घटा रहे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से हम कहते हैं कि भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं वैसे वैसे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों के ही आंकड़े हमें कम दिखाई देते हैं। पहले लोग कुपोषण के शिकार हो जाते थे, महामारियों से मर जाते थे, लेकिन योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों से हमने जो स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की है उससे हमारी मृत्यु दर भी घटी है और जन्म दर भी घटी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नियोजन भारत में पूरी तरह से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में कृषि, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र तीनों ही क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से हमारी जो स्थितियां रही है वो संतोषजनक रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ विकास किया है। इसके अलावा आधारभूत आधारिक संरचना और पूंजीगत पदार्थों के मूल्यों में हमने वृद्धि करके पूंजी उत्पादन अनुपात को भी नियोजन काल में बढ़ाने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ेंगे भारत में नियोजन की उपलब्धियों के साथ इसकी कमियां क्या है। जहाँ एक और हम इसकी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि हमने इसके माध्यम से शैक्षिक वातावरण तैयार किया है, आधारभूत आधारिक संरचनात्मक सुविधाओं को और अधिक हमने इसमें बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी गरीबी को बहुत कुछ हद तक हमने नियोजन कार्यक्रमों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया है। लेकिन फिर भी नियोजन की बहुत कुछ कमियां भी हमारे देश के अंदर दिखाई देती है। तो नियोजन किन किन मामलों में असफल रहा या नियोजन की कमियां क्या रही उनको यदि हम बिंदुवार देखें तो नियोजन की कमियां या हम कह सकते हैं कि नियोजन की असफलताएं क्या रही उनको पॉइंट वाइज देखें तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में धीमी गति से वृद्धि, राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि तो हुई है। हमने कहा कि हमने अपनी राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय दोनों को ही नियोजन अवधि के अंदर बढ़ाया है, लेकिन यदि हम इसकी दरों पर दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का जितना अधिक विकास हो जाना चाहिए था, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के जितने अधिक लक्ष्य हमने रखे थे, हमने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में राष्ट्रीय आय में औसतन 10 से 11% वृद्धि दर के लक्ष्य भी रखे, लेकिन वे हमें प्राप्त नहीं हो पाए। प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी उतना नहीं बढ़ा जितनी आशा की गई। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की दर से जो दरें हमने तय की थी उस अनुसार हमें पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, उनमें धीमी गति से वृद्धि देखने को मिली। उसके बाद में क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न हो गए नियोजन अवधि में। क्षेत्रीय असंतुलन क्षेत्रीय असंतुलन का अभिप्राय होता है कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हो गए और कुछ क्षेत्र कम विकास की श्रेणी में ही आ गए। जहां पर प्राकृतिक और मानवीय संसाधन प्रचुर मात्रा में थे वे क्षेत्र विकसित होते चले गए भारत में, और जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय संसाधन नहीं थे वे विकास की दौड़ में पीछे ही रह गए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुछ राज्य जैसे पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, ये जो राष्ट्र है ये अभी भी पिछड़े में। अगर इसी तरह क्षेत्रीय असंतुलन की स्थितियां कायम रही तो क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ने के साथ ही हमारे देश में अन्य प्रकार के संकट उपस्थित हो जाएंगे। तो नियोजन अवधि में हमें क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिला। भारत के कुछ राज्य अधिक विकसित हो गए और कुछ राज्य विकास की दौड़ में पीछे रह गए। तो ये क्षेत्रीय असंतुलन की स्थितियां देश के लिए हितकारी नहीं है। उसके बाद बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तीसरा, बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी हर पंचवर्षीय योजना में हमने लक्ष्य रखा था कि काम करने के योग्य इच्छुक व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार पारिश्रमिक पर
काम उपलब्ध करा दिया जाए, यानी बेरोजगारी निवारण करने के प्रयास हर पंचवर्षीय योजना में लगभग रखे गए। लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। शैक्षिक बेरोजगारी का एक बड़ा वर्ग आज भी हमें दिखाई देता है, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनको उनकी योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक पर काम नहीं मिल पाता। तो योजनाबद्ध विकास के पिछले 70 वर्षों में हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के बावजूद भी अनेक व्यक्ति आज भी कार्य की दृष्टि से बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में हमें मोस्टली बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। उसके बाद में आर्थिक विषमता में वृद्धि, चौथा अगर हम इसकी असफलता देखें, आर्थिक विषमता, बड़ी विषमता, आर्थिक विषमता में वृद्धि। आर्थिक विषमता या आर्थिक असमानता एक ही बात है। आर्थिक असमानताओं का मतलब होता है गरीब व्यक्ति का अधिक गरीब होना और अमीर व्यक्ति का अधिक अमीर हो जाना। तो हमारे यहाँ पर क्या है, धन की शक्ति जो है कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही केंद्रित है और अधिकांश व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। जबकि गरीबी निवारण के प्रयास हमने हर पंचवर्षीय योजना में रखे हैं, सरकार उसके लिए निरंतर प्रयासरत है। उसके बावजूद भी धन की अधिकांश शक्ति जो है कुछ अमीर व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित हो जाने के कारण वे गरीब व्यक्तियों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं और उनका मनमाना शोषण करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी हमें विभिन्न आर्थिक विषमताएं दिखाई देती है। उसके बाद में अगला पॉइंट यदि हम असफलता देखें नियोजन की, तो हम कह सकते हैं आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। आर्थिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता का कारण है हमारे यहाँ पर मुद्रा के मूल्य में लगातार परिवर्तन हुए हैं। मुद्रा स्फीति और अविस्फीति की दशाएं बनी हुई है। व्यापार में कभी तेजी और कभी मंदी आती है। इस व्यापारिक तेजी और मंदी के कारण हमारे यहाँ पर आर्थिक अस्थिरताएं विद्यमान है। जब तक कोई राष्ट्र आर्थिक स्थिरता के साथ विकास नहीं करता तब तक उसका विकास संतुलित नहीं कहा जा सकता, या हम यूं कह सकते हैं कि वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाता। और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी का खत्म होना जरूरी है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र रहते हैं, कभी अत्यधिक तेजी आ जाती है और कभी अत्यधिक मंदी के दौर चलते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं भारतीय अर्थव्यवस्था को झकझोर देती है। तो आर्थिक असंतुलन भारतीय अर्थव्यवस्था में बने रहते हैं और स्थिरता के साथ हम विकास नहीं कर पाए। ये भी हमारी नियोजन की बड़ी कमी कही जा सकती है। उसके बाद में देखिए कृषि क्षेत्र में भी हम असफल रहे। छठा पॉइंट यदि हम देखें, कृषि की अनेक असफलताएं भी रही है। कृषि में कमियां, आज भी किसानों को भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है। महाजनों और साहूकारों के चंगुल में किसान फंसे हुए हैं और उनसे ऋण लेकर ऋणग्रस्तता के शिकार बने हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में भी आज भी बहुत सारी कमियां बनी हुई है। अनेक स्थानों पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है। वहां कृषि मानसून पर निर्भर करती है और मानसून यदि समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं आए तो कृषि व्यवस्थाएं चौपट हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार से सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, ऋणग्रस्तता छाई हुई है, काश्तकारी सुधार पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। तो कृषि जितनी विकसित होनी चाहिए थी उतनी विकसित नहीं हो पाई है। इसी प्रकार देखिए औद्योगिक क्षेत्र का कम विकास, सातवां पॉइंट यदि हम देखें, औद्योगिक क्षेत्र की कमी, औद्योगिक क्षेत्र में कमी, औद्योगिक क्षेत्र में भी कमियां बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में हमने कहा भारी पूंजीगत कहे जाने वाले उद्योग जो किसी देश की या अर्थव्यवस्था की आधारशिला माने जाते हैं, वे भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी कम है। लघु और कुटीर उद्योग धंधे चलते हैं तो वहां पर उत्पादन कार्य में देरी अधिक लगती है, लागत अधिक आती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो माल है वो बाजार के अंदर ठहर नहीं पाते और हमें जितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है हम वो औद्योगिक क्षेत्र से नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से लोगों को जो ऋण की सुविधाएं है, लाइसेंस की सुविधाएं, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। आधारभूत आधारित संरचना में भी कमियां रही है। अगला पॉइंट हम देखें तो आधारिक संरचना में कमी, आधारिक संरचनात्मक सुविधा में कमी, सुविधा में कमी, आधारभूत आधारित संरचनात्मक सुविधाओं का विकास भी कम हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में। बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार जितनी अधिक मात्रा में होने चाहिए उतने अधिक मात्रा में भारत देश के अंदर नहीं हो पाए। आज भी
अनेक गांव ऐसे हैं जो पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, या हम कह सकते हैं जहां पर संचार की सुविधाएं नहीं है, परिवहन सुविधाओं के अभाव के कारण माल को खेतों से मंडियों तक लाने ले जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो नियोजन काल में जितनी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं विकसित हो जानी चाहिए थी, वे पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। उसके बाद में आज भी हम विदेशी सहायता पर निर्भर है। नफा पॉइंट यदि कहूं मैं, आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशों पर निर्भर है, विदेशी सहायता पर निर्भर, विदेशी सहायता पर निर्भर। भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगभग कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर भी हम आज भी अनेक औद्योगिक पदार्थ जो है दूसरे देशों से मंगाते हैं। हमारे आयात अधिक है और निर्यात कम होने के कारण हमें रुपयों पैसों के लिए विदेशी मुद्राओं पर आश्रित रहना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से भारी मात्रा में भारत ने ऋण ले रखा है। प्रतिवर्ष भारत पर उनके ब्याज और किस्त भुगतान का भार आता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जहां कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में भारत नियोजन की दृष्टि से बहुत कुछ सफल रहा, वहीं इसकी कुछ कमियां भी रही, और इन कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम भारत को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में नहीं ला पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा भारत में नियोजन की उपलब्धियां और कमियां क्या रही, किन दृष्टि से यह सफल रहा और किस दृष्टि से असफल रहा। तो आज के वीडियो में यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।